हाय गाइस। कैसे हो सब लोग। तो काफी टाइम बाद हम लोग ट्वेल्थ की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर तुम लोग नीट की कोचिंग ले रहे हो या आईआईटी जेईई की कोचिंग ले रहे हो या फिर घर पे पढ़ाई कर रहे हो यूट्यूब से, तो हर केस में मींस ये वाले लेक्चर्स तुम्हारे लिए श्योरली हेल्पफुल होंगे। देखो, पढ़ाई तो खुद ही करनी पड़ती है। ये लेक्चर्स तो जस्ट एक हेल्पिंग हैंड होते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। अदरवाइज होमवर्क या पढ़ाई या क्वेश्चंस तो खुद ही करने पड़ेंगे और सिलेक्शन खुद की मेहनत से ही होती है। ठीक है। चलो फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी कॉन्सेप्ट को, चैप्टर्स को हम लोग बेसिकली अंडरस्टैंड बड़े अच्छे तरीके से कर पाए। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। शुरू करें। ओके, चलो। तो इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, राइट। इलेक्ट्रॉन, चार्ज। स्टैटिक्स, 11th क्लास में भी शायद इस वर्ड का यूज आया होगा हमारे लिए। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम लोग चार्ज की बात करेंगे जो रेस्ट पे होगा। क्या ये बात समझ में आई? चार्ज जो कि रेस्ट पे पड़ा है, उसकी पूरी चर्चा इस चैप्टर में होगी। क्या हम लोग मूविंग चार्ज की बात करेंगे कभी? हाँ, करेंगे। मैग्नेटिज्म में मूविंग चार्ज की बात करेंगे। एक्सेलरेटेड चार्ज की भी बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। जब चार्ज रेस्ट पे होता है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। जब चार्ज मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से, मान लो, तो हम लोग मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। और जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो ये वाला पार्ट हमारा चार्ज वाला ही मेनली रहने वाला है 12th क्लास में। तो चार्ज हमने देखा तो है नहीं। किसी ने नहीं देखा, आई होप। हाँ, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, चार्ज दिखता ही नहीं है ना, बहुत छोटा होता है। तो हम लोग बिना देखने वाली चीज के बारे में पूरा साल पढ़ेंगे फिजिक्स के कोर्स में, राइट। इतनी बात समझ में आई? चलो। तो चार्ज की अगर बातें कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है। व्हाट इज चार्ज? थोड़ी सी डेफिनेशन लिखो। इट इज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी मटेरियल है वो मैटर है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी क्या होती है? कि जब दुनिया में मैटर बना होगा, चाहे वो बिग बैंग थ्योरी हो या भगवान ने बनाया या नेचर ने बनाया, जो भी मैटर जब भी बना, वो मैटर बनते ही उसमें चार्ज आ गया। क्योंकि अब हमें पता है कि मैटर बना है एटम से। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। हाँ ना, बोलो। तो इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल है। क्या ये बात समझ में आई? तो जब भी मैटर बना होगा तो ऑब्वियसली वो एटम से बना होगा, तो ऑब्वियसली उसके अंदर चार्ज आ गया होगा। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कि जब वो बना तो चार्ज थे। बिना चार्ज के मैटर पॉसिबल है ही नहीं। कि जब भी जहां भी मैटर होगा वहां पे चार्ज तो होगा ही होगा। क्या ये अंडरस्टैंडिंग आई अपने को? पक्का? बहुत बढ़िया। तो ये चार्ज की एक बेसिक सी डेफिनेशन है। हम लोगों को कितने चार्जेस के बारे में पता है? हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, हम लोगों को पता है प्रोटॉन के बारे में। और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो ही गई तो एक होता है न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, ये न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन के साथ होते हैं। इज इट राइट? इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लोग कहते हैं कि चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल होते हैं, नो चार्ज। यही कहते हैं हम लोग। हाँ ना, बोलो। वेरी गुड। अगर मैं चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करूं, कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, बता सकता है कोई? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? कुलम। COULOMB, कुलम अंकल के नाम पे इसकी ऐसा यूनिट का नाम दिया गया। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है। कुलम में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट,
और एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इज इट राइट? और हमें यह भी पता होगा कि सेम टाइप के चार्ज रिपेल करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, लेकिन अपोजिट नेचर के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे, सबको पता है राइट? वो भी लिख लेते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल, सही बात, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। इतना छाप लिया। अगर तुम स्पीड में थोड़ा स्लो हो तो पॉज करके छाप लिया करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अच्छा, मास वगैरह तुम्हें पता है क्या? ये चार्ज वगैरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितना होता है, ये आइडिया है क्या? एक बार ये भी अपने को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इज इट राइट? कूलम में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर यही चार्ज नेगेटिव में रहेगा और प्रोटॉन के ऊपर यही चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव में रहेगा, है ना? बोलो। बहुत अच्छे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कुछ आइडिया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, राइट? और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। प्रोटॉन भारी होता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। प्रोटॉन हल्का तो प्रोटॉन भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में भारी होता है। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। हमारी सारी कैलकुलेशन, सारी पढ़ाई में मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग सेम रहेगा, बट एक्चुअल में न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी होता है प्रोटॉन से, बट हमारे लिए बराबर है। क्या ये बात समझ में आई एवरीवन? बहुत अच्छे, शाबाश। छाप दिया? सबने छाप दिया? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज, कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में चर्चा करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ चार्ज। एडिशन ऑफ चार्ज क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? मान लो कि हमारे पास कुछ बॉडीज हैं, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी। इसके ऊपर हमने कहा कि 3 कूलम का चार्ज है, इसके ऊपर -2 कूलम का चार्ज है, इसके ऊपर -4 कूलम का चार्ज है। तो हम लोग बोलेंगे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कैसे ऐड करते हैं चार्ज को? चार्ज को ऐड करने के लिए साइन के साथ ही ऐड करना है कि ये टोटल चार्ज होगा 3 -2 -4 यानी कि -3 कूलम। साइन के साथ ही एडिशन करना है चार्ज का टोटल चार्ज निकालने के लिए। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सी चीज, बहुत ही छोटी सी चीज, राइट? चलो सेकंड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है क्वांटाइजेशन? ध्यान समझना। मान लो कि हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। कौन सी बॉडी है? न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होता है? टोटल चार्ज 0 होता है। क्या इसका मतलब यह है कि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी प्रोटॉन नहीं है? ना, इसका यह मतलब नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब यह है कि उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। नेट चार्ज 0 है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि इसके पास चार्ज ही नहीं है। अरे इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास प्रोटॉन है। बात समझ में आई? ओके, एक और न्यूट्रल बॉडी ले लेते हैं। ए ले लिया और बी ले लिया। अब मान लो कि मैं ए से बी 10 इलेक्ट्रॉन लेके जाऊं, 10 इलेक्ट्रॉन ए से बी ले जाऊं, तो ए पे चार्ज क्या आएगा? ए पे चार्ज पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ए से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ए से इलेक्ट्रॉन निकले, नेगेटिव निकला, तो इसके ऊपर +10 ई का चार्ज आ जाएगा।
बी पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे, इसके ऊपर -10 E का चार्ज आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ ना बोलो। बहुत अच्छे। अब वहीं पे अगर मैं कहूं कि मैं ए से बी 1.5 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। या तो तुम एक इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे, या दो, या 10, या 50, या 1 करोड़ लेके जाओगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को काट के आधा इलेक्ट्रॉन ले जाना पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? हमारे लिए इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है हमारे सिलेबस में। चार्ज लेस देन चार्ज लेस देन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज नॉट पॉसिबल। हम इलेक्ट्रॉन को काट नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल है ही नहीं। ये समझ में आया? तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो या तो किसी बॉडी पे चार्ज होगा 1E, या 2E, या 3E, या नेगेटिव में -1E, -2E, -3, लेकिन -1.5E पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो किसी बॉडी पे चार्ज लिखा जाएगा Q इज इक्वल टू +-NE। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और N इज द इंटीजर। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, हजार हो सकता है, करोड़ हो सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल में नहीं आएगा, 1.8 नहीं आएगा। ये है चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी। क्या ये भी समझ में आ गई अपने को? आई होप कि तुमने छाप लिया होगा। राइट। चलो, थर्ड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मान लो कि हमारे पास, अरे हाँ, रुको रुको रुको, मेरे को ना इसमें शेप नहीं बनती है ना, नहीं बनती। चलो, मान लो कि हमारे पास एक सिस्टम है, ऐसा कुछ। ठीक है, हमारे पास इस सिस्टम में 3 बॉडीज हैं, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी। अब तीनों बॉडीज के पास कुछ कुछ चार्ज है, -3 कूलम, +5 कूलम, -2 कूलम। मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि चार्जेस थोड़े थोड़े चेंज हो गए। कैसे चेंज हो गए अभी बता देता हूं। ये बॉडी ए, ये बॉडी बी और ये सी। मैंने देखा थोड़ी देर बाद कि इसके ऊपर तो 1 कूलम चार्ज आ गया, इसके ऊपर 3 कूलम चार्ज आ गया। तो मान लो कि बी का चार्ज Q है, हमें Q बताना है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल ये कहता है कि एक सिस्टम पे, आइसोलेटेड सिस्टम पे, जिसका दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं है, उस सिस्टम पे टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। टोटल चार्ज कंजर्व रहने का मतलब कि पहले टोटल चार्ज था -3 कूलम, -2 कूलम, -5 कूलम, नहीं +5 कूलम। सही लिखा ना? हाँ, पहले ये चार्ज था, और बाद में 1 +3 +Q, बाद में ये चार्ज होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल यही कहता है। अच्छा, तो पहले का नेट चार्ज तो 0 आ गया, इज इक्वल टू 4 +Q। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आ गई? -4 कूलम। इसका मतलब B पे -4 कूलम का चार्ज होना चाहिए। इज इट अंडरस्टैंडेबल एवरीवन? बहुत अच्छे, छाप दो। तो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है चार्ज की। पहला, चार्ज का एडिशन करना है, साइन के साथ ऐड होगा। दूसरा, कि एक इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल है नहीं, तो किसी बॉडी पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आएगा। तीसरा, कि एक सिस्टम पे नेट चार्ज कंजर्व रहता है। लिख लिया? ओके। अब है कि हम लोग बॉडी को चार्ज कैसे करें। मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट है फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन से कैसे बॉडीज चार्ज होती है, ध्यान देना। रब रब द बॉडीज rub the bodies against each other, against each other, they will acquire charge, they will acquire, acquire के स्पेलिंग देख लेना भाई, सही है गलत, they will acquire a charge। जैसे कि हम लोग कंघी करते हैं, है ना, सूखे बालों में कंघी करो तो बाल चर्र चर्र करने लगते हैं, क्योंकि जब वो कंघी के बाल और कंघी आपस में फ्रिक्शन लगाते हैं तो कुछ चार्ज कंघी पे चला जाता है और कुछ चार्ज बालों में चला जाता है। जैसे कि आई होप कि तुमने एक एक्सपेरिमेंट सुना होगा, सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड का एग्जांपल। कैसा, मान लो कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है और ये है सिल्क क्लॉथ, सिल्क, ये ग्लास रॉड। जब इन दोनों को रब किया जाएगा, रब करने के बाद ग्लास रॉड पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव। सिल्क की इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा है, तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल के सिल्क क्लॉथ में घुस जाते हैं, तो इससे सिल्क पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया और ग्लास रॉड पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों बॉडीज चार्ज अप हो गई। ये एक तरीका है चार्ज करने का, फ्रिक्शन से ना, रब करो बॉडीज को आपस में, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, दूसरी वाली पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया। सेकंड मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन में कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि टच करके चार्ज को मूव करवाना। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है एक न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, न्यूट्रल। मैं एक चार्ज्ड बॉडी, मान लो कि एक डंडा है, रॉड है, इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसको इसके साथ टच करवा रहा हूं, तो टच करवाने के बाद क्या होगा, देखो भाई, रॉड के पास पॉजिटिव 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 चार्ज है, हमारी बॉडी न्यूट्रल है, तो रॉड अपना थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल बॉडी को दे देगी कि भाई तुम गरीब हो, थोड़े से पैसे मुझसे ले लो, इस तरीके से। तो जब हम लोग टच करवाएंगे तो कुछ पॉजिटिव चार्ज रॉड का इसमें घुस जाएगा, हाँ ना बोलो। तो जब इसमें घुस जाएगा तो फाइनली रॉड का चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा और स्फीयर पे भी थोड़ा सा चार्ज आ जाएगा, बॉडी न्यूट्रल बॉडी पे भी थोड़ा सा चार्ज आ जाएगा, ऐसा कुछ। अब तुम रॉड को हटा लो तो स्फीयर हमारा जो था, न्यूट्रल बॉडी जो थी, वो चार्ज अप हो गई। कंडक्शन में बॉडीज को चार्ज्ड बॉडीज को टच करवाना जरूरी है, क्योंकि जब तक टच नहीं करवाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन मूव कैसे होंगे, चार्ज मूव कैसे होगा, है ना, टच करवाना जरूरी है बहुत। ये समझ में आया? दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज कि कंडक्शन में दोनों बॉडीज का कंडक्टर होना बहुत जरूरी है। कंडक्टर कौन सी बॉडीज होती हैं? वो बॉडीज जिनमें चार्ज इजीली मूव कर सकता है उनको कंडक्टर्स कहते हैं, जिनमें चार्ज मूव नहीं कर सकता उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। अब हमें यहां पे चार्ज मूव करवाना है तो दोनों का जरूरी है कंडक्टर्स होना। कंडक्टर्स के एग्जांपल जैसे कि मेटल्स कंडक्टर होते हैं, वुड नॉन कंडक्टर होता है, वुड इंसुलेटर होता है, तो इसमें वुड ले लोगे तो बात नहीं बनेगी। प्लास्टिक भी इंसुलेटर होता है, उससे बात नहीं बनेगी। मेटल इज अ कंडक्टर। एक रॉड ले लो मेटल की, एक बॉडी ले लो मेटल की, रॉड को चार्ज कर लो, टच करवाओ बॉडी के साथ, बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। समझ में आया? तो दोनों बॉडीज का कंडक्टर होना जरूरी है। यह है कंडक्शन मेथड। अब चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड है इंडक्शन। ध्यान से देखना, मैं डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। हमने इसमें दो बॉडीज ले ली जो आपस में टच कर रही हैं, ऐसे दोनों बॉडीज न्यूट्रल है, ओके। फिर हम लोग धीरे धीरे इनके पास एक रॉड ले आए जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है ना, क्लोज लेके आ रहे हैं, टच नहीं करना है। तो जब ये रॉड क्लोज आ जाएगी
इस तरीके से। तो ये जो दो न्यूट्रल बॉडीज पड़ी हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव रॉड की तरफ करेंगे अट्रैक्ट, तो इलेक्ट्रॉन इधर आना चालू कर दिए। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो राइट साइड में, अरे थोड़ी सी गलती हो गई, पॉजिटिव बन गया एक, रबर कहां है, हाँ अब ठीक है, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आ गए तो राइट साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया होगा, है ना, बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर गए ना राइट से लेफ्ट, तो लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, राइट में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, तो लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव। रॉड टच नहीं करवाई हमने, रॉड के पॉजिटिव से अट्रैक्ट होके इलेक्ट्रॉन्स भाग आए। क्या ये समझ में आया? अब दोनों स्फीयर को अलग अलग कर लो, दोनों बॉडीज को अलग अलग कर लो। अगर मैंने दोनों बॉडीज को अलग अलग कर लिया तो कहानी क्या बनेगी कि ये रॉड पे तो चार्ज है, रॉड का चार्ज मूव नहीं करा, रॉड को टच नहीं करवाया हमने, इन दोनों बॉडीज को अलग कर लिया। इस पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे थे, इस पे प्लस 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 ऐसे ऐसे था, हाँ ना बोलो, इज इट राइट? अब रॉड को दूर ले जाओ, मूव अवे। जब मैं रॉड को दूर ले जाऊंगा, अब ये जो दो बॉडीज थी इनमें चार्ज ट्रैप हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पहले वाले में, पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे वाले में ट्रैप हो गया वो, क्योंकि ये वाला नेगेटिव अब उधर नहीं जा सकता क्योंकि वो कॉन्टेक्ट ही नहीं है। तो ये जो दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी, अब इनमें इंड्यूस हो चुका है चार्ज, एक में नेगेटिव आ चुका है, एक में पॉजिटिव आ चुका है, दोनों बॉडीज चार्ज हो चुकी हैं। क्या ये बात समझ में आई एवरीवन? अब इसमें एक और चीज की रिक्वायरमेंट है कि ये दोनों बॉडीज कंडक्टर होनी चाहिए, क्योंकि अगर तो कंडक्टर होंगी ही नहीं तो ये जो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे। चार्जेस को मूव करवाने के लिए बॉडी को कंडक्टर होना जरूरी है, तो बॉडीज कंडक्टर होनी चाहिए। रॉड के बारे में क्या ख्याल है, क्या रॉड कंडक्टर होनी चाहिए या इंसुलेटर से भी बात बन जाएगी? रॉड कुछ भी हो सकती है, रॉड को कंडक्टर ले लो या इंसुलेटर ले लो, क्योंकि हमने कौन सा रॉड को टच करवाना है, रॉड को टच करवाना होता, चार्ज को मूव करवाना होता तो कंडक्टर लेते, हमने रॉड को टच ही नहीं करवाना हो, तो चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर हो, क्या ही फर्क पड़ता है? अरे क्या ये बात समझ में आई सबको? पक्का? बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने सबसे पहले कि चार्ज के बारे में समझा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का चार्ज कितना कितना होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ने की कोशिश करी, जैसे कि एडिशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर हमने समझा कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है। पहला मेथड है फ्रिक्शन, दो बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करो तो उनके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा कंडक्शन, कंडक्शन में एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे टच करवाना होता है ताकि चार्ज मूव कर सके, और इसके लिए दोनों बॉडी से कंडक्टर होना भी जरूरी है क्योंकि चार्ज को मूव करवाना है। फिर हमने पढ़ा इंडक्शन, इंडक्शन में हम लोग बॉडीज को टच नहीं करवा रहे, रॉड को टच नहीं करवा रहे, बस दूसरी न्यूट्रल बॉडीज में चार्ज इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भाग के आ रहा है और दूसरी साइड पॉजिटिव डेवलप हो रहा है। फिर हमने दोनों बॉडीज को सेपरेट किया और रॉड को भी बाहर ले गए। अब रॉड टच नहीं कर रही है इसलिए यहां पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है, इसलिए इस मेथड का नाम है इंडक्शन। आई होप कि ये अपने को समझ में आया होगा। तो ये था अपना फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, कुलम्स लॉ को इंट्रोड्यूस करेंगे, कुलम अंकल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे और कुलम्स अंकल ने कौन सा लॉ दिया, क्या क्या उनके एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस थी, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इसको रिवाइज जरूर कर लेना। ऑलराइट, बाय बाय।